Hello students, good morning. Today we are going to start the first chapter, that is deleted chapter from the ninth class by the CBSE from the syllabus. But it is very important for NTSC. Clear? So democracy in the contemporary world, and today we'll discuss about part 1. पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दो कहानियां। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी में विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन टू कंट्रीज। ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिले। चिले जो है वो दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है। सेकेंड कंट्री अबाउट विच विल स्टडी द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड, ये आपको पता है, इट इज सिचुएटेड इन यूरोप, राइट, पोलैंड। तो दोनों में ही दोनों कंट्रीज में हम कुछ ऐसे टेन्यूर के बारे में पढ़ेंगे जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एंड अनदर टेन्यूर दैट वाज द कंट्री रूल्ड बाय द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट चिले। सो चिले से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द इमेज इन विच यू कैन सी सल्वाडोर आयेंडे wearing helmet standing in front of La Moneda. La Moneda, what is La Moneda? ये आपको नोट करना है। ला मोनेडा वाज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल पैलेस, राइट, प्रेसिडेंशियल पैलेस, इसको ला मोनेडा कहा जाता है, ला मोनेडा। सो इन दिस इमेज सल्वाडोर एंडे एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चिले, चिले के राष्ट्रपति थे। ही इज वियरिंग हेलमेट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ला मोनेडा with his security guards on 11 September 1973। ये 11 सितंबर 1973 की पिक्चर है, फोटो है, और मॉर्निंग की फोटो है जब उन्होंने रेडियो पे स्पीच दिया था। उस स्पीच के कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और 11 सितंबर को ही उनकी डेथ हो गई। किस में डेथ हो गई? मिलिट्री अटैक में। उसी कंट्री की मिलिट्री, चिले की ही मिलिट्री ने उन पे अटैक किया, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक किया, और उनकी डेथ हो गई थी। तो क्यों उनकी डेथ हुई और किस वजह से डेथ हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चिले की स्टोरी के बारे में, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन चिले। सल्वाडोर आयेंडे, सल्वाडोर आयेंडे was the president of Chile and he was the founder of the Socialist Party of Chile, and Popular Unity Coalition Government उन्होंने बनाई 1970 में। he was elected as the president of the country। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद सल्वाडोर आयेंदे ने बहुत सारे अच्छे काम किए, बिकॉज इट वाज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो चुने जाने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जैसे फार्मर्स के लिए स्पेशल जो है उन्होंने स्कीम्स चलाई। इसी तरह से वर्किंग क्लासेस के लिए बड़े अच्छे उन्होंने लॉज बनाए, और बच्चों को फ्री मिल्क की स्कीम भी चलाई उन्होंने। विमेन के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लॉज बनाए, और इसके साथ साथ ऑल द पॉलिटिकल parties were free and several kinds of freedoms also were provided to the citizens of Chile। तो इस तरह से Salvador Allende was good president because he was elected president and he was democratic president। So it was the democratic government in Chile। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सल्वाडोर आयेंदे जो प्रेसिडेंट थे वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने अच्छे लॉज बनाए, एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर फॉलोड इन चिले ड्यूरिंग सल्वाडोर आयेंदे। क्या हुआ था 11 सितंबर 1973 को? अब सल्वाडोर आयेंदे, जैसे कि आपने यहां पढ़ के देखा, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। अब सोशलिस्ट पार्टी जो है ना वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होती है। इसका मतलब यह था कि सल्वाडोर आयेंदे ने जो विदेशी कंपनियां थी उनको अपोज किया, क्योंकि चिले में जैसे मान लो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स लाइक कॉपर,
इस तरह के जो रॉ मटेरियल थे, मिनरल्स जो थे, वो कंपनीज खरीद के ले जाती थी। तो सल्वाडोर आयंदे ने इस चीज का विरोध किया और उन कंपनीज को ऐसा करने से रोका। तो इसलिए जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी वो सल्वाडोर आयंदे से नाराज थी, और इनमें सबसे बड़ा नाम आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूएसए में क्या है, कैपिटलिज्म है, इट इज कैपिटलिस्ट कंट्री, राइट नाउ ऑल्सो, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो यूएसए वाज द कैपिटलिस्ट कंट्री। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिशन इकोनॉमिक के जो टर्म्स होती हैं, या हम ये कह सकते हैं सिस्टम से, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां क्या हुआ कि यूएसए ने सल्वाडोर आयंदे के अगेंस्ट जो भी लोग थे उनको सपोर्ट किया और फंडिंग किया, जिसमें जनरल ऑगस्टो पिनोशे का नाम आता है, जनरल ऑगस्टो पिनोशे, जनरल ऑगस्टो पिनोशे, इसको आप पिनोशे ही प्रोनाउंस करेंगे, जनरल ऑगस्टो पिनोशे। ही लेड द मिलिट्री कूप विद द हेल्प ऑफ यूएसए इनडायरेक्टली, क्योंकि यूएसए ने जनरल ऑगस्टो पिनोशे जो मिलिट्री के जनरल थे उस टाइम, और उन्होंने सल्वाडोर आयंदे के अगेंस्ट क्या कर दिया, एक कूप कर दिया, मतलब कॉन्स्पायरेसी एंड वायलेंस, राइट, षड्यंत्र रचा, और फिर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने मतलब एक तरह से सल्वाडोर आयंदे को बोला कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ और अपना जो गवर्नमेंट है उसको भी हटा लो। तो सल्वाडोर आयंदे रिफ्यूज टू डू सो एंड he did not leave the country at that time। तो मिलिट्री कूप में 11 सितंबर को जनरल ऑगस्टे के लीडरशिप में जनरल ऑगस्टो पिनोशे की लीडरशिप में 11 सितंबर 1973 को प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक कर दिया, और जिस अटैक में सल्वाडोर आयंदे मारे गए, क्लियर। और इसमें हेल्प किसकी थी, यूएसए की, इनडायरेक्टली यूएसए हेल्प द जनरल ऑगस्टो पिनोशे एंड द मिलिट्री in funding and provided some resources also against सल्वाडोर आयंदे गवर्नमेंट। ऐसा क्यों था ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यूएसए सल्वाडोर आयंदे को पसंद क्यों नहीं करता था, क्योंकि सल्वाडोर आयंदे जो है वो सोशलिस्ट पर्सन थे, उन्होंने कैपिटलिज्म को अपोज किया और विदेशी कंपनियों को चिले में आने से रोका। तो ये चीज आप इसमें बता सकते हैं। तो 1970 में बनी हुई सरकार 11 सितंबर 1973 को गिर गई, जब प्रेसिडेंशियल पैलेस में ला मोनेदा में जो चिले के राष्ट्रपति थे उस टाइम के सल्वाडोर आयंदे वो मारे गए। लेकिन मरने से पहले, और इसमें दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिलिट्री में जो लोग थे उनमें से भी कई लोग सल्वाडोर आयंदे को पसंद करते थे एंड दे फेवर्ड सल्वाडोर आयंदे, जैसे एल्बर्टो बैचलेट, जनरल एल्बर्टो बैचलेट, ये चिलियन एयरफोर्स में कमांडर थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑगस्टो पिनोशे का साथ नहीं दिया, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और इनकी डॉटर और इनकी वाइफ को जो है टॉर्चर किया गया, जेल में डाल के उनको भी परेशान किया गया। तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो एल्बर्टो बैचलेट की जो डॉटर थी मिशेल बैचलेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 2006 में चिले की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि सल्वाडोर आयंदे ने मरने से पहले एक स्पीच दिया रेडियो पे। उस स्पीच के कुछ एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्ट मींस स्पीच गिवन बाय सल्वाडोर आयंदे ऑन रेडियो इन द मॉर्निंग ऑफ 11 September 1973. So this is the extract of the last speech by Salvador Allende on radio on 11 September 1973 before his death. यहाँ लिखा हुआ है, वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर। चिलियंस विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रेजन बिकेम डोमिनेंट। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि साफ साफ दिख रहा है कि ही वॉज वेरी वरिंग अबाउट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन एट दैट टाइम, क्योंकि उनको पता लगा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस ला मोनेदा पे अटैक होने वाला है, मिलिट्री को जो है हो चुका है। सो यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट। तो वो लोगों को ये एड्रेस कर रहे हैं, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट, सूनर रादर देन लेटर द ग्रैंड एवेन्यूज विल बी ओपन वेयर फ्री मैन विल मार्च ऑन टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। और उन्होंने ये भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया
कि फ्रीडम विल बी कमिंग अगेन. लॉन्ग लिव चिले, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स. These are my last words and I have certainty that my sacrifice will not be in vain. और ये उन्होंने कहा कि उनका जो ये सेक्रीफाइस है ये किसी भी तरह से बेकार नहीं जाएगा. I have certainty that at the least I will be a moral lesson to castigate felony, cowardice and treason. यानी कि जो बुरी ताकतें हैं, फेलोनी, कोवार्डाइस और ट्रेजन, इन सब के लिए एक सबक होगा, एक मोरल लेसन होगा कि किस तरह से जो वो सेक्रीफाइस करेंगे उसका इम्पैक्ट बाद में दिखाई देगा. सो दिस वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्पीच गिवन बाय सल्वाडोर आयेंदे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन चिले. अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से सल्वाडोर आयेंदे वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री कूप लेड बाय जनरल ऑगस्टो पिनोशे. General Augusto Pinochet, as I told you, General Augusto Pinochet, he was a non-democratic ruler of Chile. Clear? क्योंकि एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, जनरल ऑगस्टो पिनोशे जनरल थे और उन्होंने गलत तरीके से कॉन्स्पायरेसी और वायलेंस से सल्वाडोर आयेंदे की गवर्नमेंट को, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो किया था. सो इन दिस वे इट वाज द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय ऑगस्टो पिनोशे. उसने जितने भी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया एंड मोर देन 3000 पीपल डाइड हु अपोज्ड जनरल ऑगस्टो पिनोशेस गवर्नमेंट. और जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल एल्बर्टो बेचलेट, जिनकी वाइफ और डॉटर को भी जेल में डाला गया था, तो उनकी जो डॉटर थी मिशेल बेचलेट, शी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले नाउ, बिकॉज मिशेल बेचलेट won the election of president of Chile in 2006 and she is the leader of द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले. जो पार्टी, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले वाज फाउंडेड बाय सल्वाडोर आयेंदे बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले. तो इससे पहले क्या हुआ, 1988 में इन द प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर एंड ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर की वजह से जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने एक रेफरेंडम करवाया. What is referendum? रेफरेंडम जो होता है वो क्या होता है? दिस इज द वे इन विच द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल इज टेकन बाय पर्टिकुलर मीन्स वोटिंग सिस्टम, जिसमें आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है, उस पर आप यस और नो अपना व्यू देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम. तो अपने फेवर के लिए जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने 1988 में एक रेफरेंडम करवाया, लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि रेफरेंडम में उसको क्या मिलेगी, जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जनरल ऑगस्टो पिनोशे के अगेंस्ट लोग हो गए और उसको एट लास्ट ही हैड टू लीव द कंट्रीज हाईएस्ट पोजीशन. और इस तरह से उसके बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में आज तक जो हम लगा के चलें तो तकरीबन 6 से 6-7 के आसपास में इलेक्शंस हो चुके हैं वहां के प्रेसिडेंट के और फ्री इलेक्शन हो चुके हैं. तो इन दिस वे चिले इज द डेमोक्रेटिक कंट्री नाउ. 2006 में मिशेल बेचलेट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीते और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनी. जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, शी इज मिशेल बेचलेट and talking to the people in January 2006 after winning the presidential election in Chile. Michelle Bachelet was the daughter of Alberto Bachelet. He was the general and he was tortured and he was suspended by Augusto Pinochet at that time in 1973. मिशेल बेचलेट 2006 से और 2010 तक प्रेसिडेंट रही. उसके बाद में दूसरा टेन्यूर भी इनका था. 2014 से 2018 तक भी इन्होंने चिले के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन चिले. अभी तक हम 3 गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं चिले में. सबसे पहले सल्वाडोर आयेंदे की गवर्नमेंट थी, दैट वाज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आफ्टर दैट जनरल ऑगस्टो पिनोशेस गवर्नमेंट, दैट वाज द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और फिर तीसरी गवर्नमेंट के बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया, मिशेल बेचलेट की गवर्नमेंट, दैट वाज आल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि शी वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द country. Clear? So this was the story of
चिले, जिसमें आपने देखा किस तरह से डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक एंड देन अगेन democratic government and democracy was restored in Chile. Now we'll study about Poland, the story of democracy in Poland. So dear students, now we'll discuss about the next topic, democracy in Poland. अभी तक हमने democracy in Chile, the story of democracy in Chile we have discussed till now, और आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स विद द एग्जांपल ऑफ चिले. तो आप पोलैंड की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ पोलैंड. जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं, पोलैंड जो है दैट इज सिचुएटेड इन यूरोप, सराउंडेड बाय जर्मनी, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवेकिया, लिथुआनिया एटसेट्रा. ये कंट्रीज इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, और पोलैंड जो है इसकी सेंट्रल लोकेशन है. तो पोलैंड का एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ पोलैंड, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोलैंड फ्रॉम 1980. पोलैंड में उस टाइम एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाई डू वी से दैट गवर्नमेंट अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट वाज लेड बाय यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, and especially it was in Poland, so it is also known as Polish United Workers Party. Right? So this party was led by the communism, right, theory people or communist people, and this government was supported by USSR. Then it was called USSR, now it is Russia. After the disintegration of USSR in 1991, Russia was separated from 15 republics. Clear? So at that time it was USSR, इसको सोवियत संघ कहा जाता था, और इसका सपोर्ट था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को. और इस पार्टी के जो हेड थे वो कंट्री को लीड कर रहे थे. उनका नाम था जनरल जारुजेल्स्की. General Jaruzelski was the head of this non-democratic government. It was a communist government. कैसी गवर्नमेंट थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. तो आपको एक चीज समझ में आई, 1980 में पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अंडर में थी, और इसके हेड थे जनरल जारुजेल्स्की. इट वाज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्यों कहते हैं इसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्यों इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पे The people were not free to elect their representatives. पहली बात, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो थी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद इलेक्शंस होते थे, और इलेक्शंस सिर्फ नाम मात्र थे क्योंकि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के पास ही सारी पावर्स होती थी. नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फाइट इलेक्शन टू बी फॉर्म. कोई दूसरी पार्टी भी बन भी नहीं सकती थी इलेक्शन लड़ना, तो बहुत दूर की बात है. द पीपल were not free to say anything against the government. It means आज जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं, अपोजिशन इतना बोल सकता है, हम प्राइम मिनिस्टर को इतना कुछ कह सकते हैं, ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. क्लियर? तो वहां पे ऐसा नहीं था. कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई भी उस पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, कोई उसकी बुराई नहीं कर सकता था. एंड दिस गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और ईस्टर्न यूरोप की बाकी दूसरी कंट्रीज की तरह ये भी एक ऐसी कंट्री थी जहां पे कम्युनिस्ट सरकार थी. ये कम्युनिस्ट सरकार थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. द पीपल डिड नॉट हैव द राइट टू वोट फ्रीली. दे डिड नॉट हैव द राइट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दे डिड नॉट हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस ऑफ द थॉट्स. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि क्या फीचर थी जनरल जारुजेल्स्की की गवर्नमेंट की या फिर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी गवर्नमेंट. क्लियर? अब क्या होता है, 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 को एक लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और इस शहर का नाम था डैंस्क. इन द सिटी ऑफ डैंस्क the workers went on strike on 14 August 1980. क्यों चले जाते हैं? What was the reason of strike? एक विमेन क्रेन ऑपरेटर
a women crane operator was expelled from the service. She was suspended from the service. इसलिए उसको वापस लेने की डिमांड करते हुए ये वर्कर जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं। और इस स्ट्राइक को लेनिन शिपयार्ड का पुराना एक इलेक्ट्रीशियन, फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम था लेक वोलेसा जो है वो वर्कर्स को ज्वाइन कर लेता है। इट मींस जो स्ट्राइक है उसके अंदर वो आ जाता है, उसको ज्वाइन कर लेता है। एंड लेक वोलेसा बिकेम द हेड ऑफ दिस स्ट्राइक और द स्ट्राइकर्स वर लेड बाय लेक वोलेसा। तो इस तरह से स्ट्राइक जो है बढ़ जाती है। अब जो डिमांड थी स्ट्राइकर्स की, यानी कि जो स्ट्राइक कर रहे थे जो लोग, उनकी एक डिमांड थी कि क्रेन ऑपरेटर विमेन जिसको निकाला गया उसको वापस लेना। बट अब जैसे पूरे शहर में स्ट्राइक जो है फैल गई, हालांकि ये जो स्ट्राइक थी ये इलीगल थी, बिकॉज इन द कम्युनिस्ट पार्टीज देयर वर नो ट्रेड यूनियंस अलाउड, राइट। किसी प्रकार का ग्रुप बनाना या ट्रेड यूनियन करना या स्ट्राइक करना, ये कोई भी चीज अलाउड नहीं थी। इसलिए सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और रिप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन पूरे शहर में ये स्ट्राइक फैल गई और इसका इंपैक्ट देखने को मिला, राइट। सो दिस वाज द लोन डिमांड इन द बिगिनिंग। लेकिन अब जो डिमांड है वो क्या हो गई थी, अब डिमांड वो करने लगे स्ट्राइकर्स जो थे ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियंस को अलाउ करना चाहिए सरकार को, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। दूसरी बात थी, जितने भी पॉलिटिकली जो अरेस्ट किए गए लोग हैं या जिनको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको छोड़ देना चाहिए। और तीसरी डिमांड थी जो प्रेस है, प्रेस के ऊपर, प्रेस का मतलब जो मीडिया, न्यूज़पेपर एटसेट्रा उस टाइम होते थे, तो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लग रही है, सेंसरशिप, उसको हटा देना चाहिए। ये डिमांड्स भी वर्कर्स ने करनी शुरू कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। यहां तक बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है, किसकी सरकार थी, क्या फीचर्स थी उस सरकार की, उसके बाद में स्ट्राइक हुई, स्ट्राइकर्स की क्या डिमांड थी, इसके बाद क्या हुआ, लेट्स डिस्कस। So what happened after that? The strike in city of Dansk. इस स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आ गई और लेक वोलेसा की लीडरशिप में जो स्ट्राइकर्स थे उनको बातचीत का एक तरह से इनविटेशन मिला और इसके बाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, 21 पॉइंट एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो इस एग्रीमेंट की दो चीजें जो है मान ली गई थी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द वर्कर्स वर अलाउड टू फॉर्म देयर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस, इसका मतलब है कि अब ट्रेड यूनियंस क्या होगी, लीगल हो गई है। नाउ द वर्कर्स वर अलाउड टू मेक द ट्रेड यूनियंस। और दूसरा था उनका जो राइट टू स्ट्राइक था, नाउ दे कुड होल्ड द स्ट्राइक्स, यानी कि अब वो स्ट्राइक कर सकते थे। तो ये दोनों डिमांड उनकी जो है मान ली गई थी अकॉर्डिंग टू द 21 पॉइंट एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के बाद में सिटी ऑफ डैंस के एग्रीमेंट के बाद में वर्कर्स ने एक ट्रेड यूनियन बनाई जिसका नाम था सोलिडेरिटी। एंड इट वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन एनी कम्युनिस्ट कंट्री। इट वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन एनी कम्युनिस्ट कंट्री। किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में बनने वाली ये पहली ट्रेड यूनियन थी सोलिडेरिटी, इसका नाम था सोलिडेरिटी। अब ग्रेजुअली क्या है, जनरल जेरुजेल्स्की ने देखा कि उसका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सपोर्ट जो है खत्म हो रहा है। तो उसने रिप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश की और मार्शल लॉ लगा दिया 1981 में। क्लियर, 1981 में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको रिप्रेस किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उन स्ट्राइक्स को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की गई। आफ्टर दैट 1988 में दोबारा से स्ट्राइक शुरू हो गई है वर्कर्स की, लेक वोलेसा की लीडरशिप में। अगेन द वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री स्टार्टेड द स्ट्राइक्स अगेंस्ट जनरल जेरुजेल्स्कीज गवर्नमेंट एंड पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो इसके बाद में अप्रैल 1989 में एक और एग्रीमेंट होता है लेक वोलेसा और जनरल जेरुजेल्स्की या गवर्नमेंट के बीच में। और अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट द फ्री इलेक्शंस एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो फ्री इलेक्शंस मींस वर एग्रीड इन द गवर्नमेंट to elect the government. Free elections were adopted as the proposal in this agreement
अप्रैल 1989। इसका मतलब ये था कि अब जो है फ्री इलेक्शंस को अलाउड कर दिया गया और इसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद में 1989 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब इलेक्शन हुए अक्टूबर 1990 में सबसे पहले फर्स्ट फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं पोलैंड के अंदर, जिसमें लेक वोलेसा won the election and became the first president of Poland। तो ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के बाद लेक वोलेसा क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो इट वाज द इलेक्टेड गवर्नमेंट। और जो जनरल जेरुजेल्स्की गवर्नमेंट है वो कैसी थी, वो मतलब एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, दैट वाज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो अब लेक वोलेसा ने जैसे ही गवर्नमेंट बनाई, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, तो इमीडिएटली the features of communism were completely removed and in Poland the laws and rules were changed and democratic principles were adopted in Poland। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें पोलैंड और चिले के एग्जाम्पल से, तो दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि पोलैंड चिले में सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सल्वाडोर आयेंदे की, और पोलैंड में जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जेरुजेल्स्की, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस क्या है, चिले में तो पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, फिर बाद में मिलिट्री कूप हुआ और वहां पे एक मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल ऑगस्टो पिनोशे। लेकिन पोलैंड के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं है। पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अंडर में क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो मिलिट्री गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है कहाँ पे, जो चिले की जो गवर्नमेंट है ऑगस्टो पिनोशे की, वहां पे, क्योंकि वो कंप्लीटली मिलिट्री के अंडर में है। और यहाँ पे क्या है, पोलैंड में कम्युनिस्ट सरकार है, तो इसलिए वर्कर्स पे ज्यादा बाउंडेशंस है, जनरल पब्लिक को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। एक और डिफरेंस अगर हम यहाँ देखें तो चिले में फिर उसके बाद में फ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। पोलैंड में जो है वो एक बार इसके अंदर चेंज होता है जब पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अगेंस्ट स्ट्राइक्स होती हैं, ट्रेड यूनियंस को अलाउड किया जाता है। उसके बाद में सॉलिडेरिटी जो है वो इलेक्शन फाइट करती है और यहां इलेक्शंस के अंदर उसको 100 में से 99 सीट्स जो है सॉलिडेरिटी को मिलती है। इसका मतलब द बिग सक्सेस इन द इलेक्शंस ऑफ सॉलिडेरिटी। जो ट्रेड यूनियन थी बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई और इसने इलेक्शन फाइट करना भी शुरू कर दिया था। अब अगर हम सिमिलरिटी देखें दोनों सरकारों की, तो पोलैंड में जेरुजेल्स्की गवर्नमेंट एंड चिले में ऑगस्टो पिनोशे की गवर्नमेंट, दोनों की सिमिलरिटी ये है कि दोनों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड इन बोथ ऑफ द कंट्रीज द पीपल वर नॉट अलाउड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उनको अपनी सरकारें चुनने का कोई राइट नहीं है। और तीसरी सिमिलरिटी आप बता सकते हैं कि उनको राइट्स भी नहीं है। ना तो पोलैंड की जेरुजेल्स्की गवर्नमेंट में लोगों के पास राइट्स हैं, ना ही चिले की ऑगस्टो पिनोशे वाली गवर्नमेंट में राइट्स हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया, टू फीचर्स की जगह हमने कई फीचर्स जो है डिस्कस कर लिए। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों ही हमने इसमें कवर कर लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss about the rest of the part of this chapter. Thank you. Have a nice day.